कि मुल्क संगीन आईनी बहरान से दोचार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों की अक्सरियती फैसले ने मामलात को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया है। इलेक्शन कमीशन अजीब मखमसे का शिकार है। वो पार्लियामेंट की बात माने या 8 जजों की। गोया आईनी इदारों के दरमियान इलेक्शन कमीशन सैंडविच बन चुका है। इस बंद गली से निकलने का रास्ता क्या है? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने इस तकसीम को मजीद फ्यूल दिया है। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर की जानिब से कमेटी की तश्कील पर एतराज़ात के जवाब में चीफ जस्टिस ने जवाबी खत लिखकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि इस लड़ाई का नुक्ता अंजाम क्या होगा? IMF और पाकिस्तान के दरमियान डील हुकूमत की बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। क्या अब मुल्क मुआशी टेक ऑफ की तरफ जा रहा है? इन इश्यूज पर तफसील से अंदर की खबर देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अब आप कहेंगे कब इंटरेस्टिंग टाइम्स नहीं होते? फिर मैं तुम ही कह दो तो मैं चुप कर जाता हूँ। असल में मैं थोड़ा बहुत समझना शुरू हो गई हूँ ना, रेडिएशंस को पिक करना शुरू हो गई हूँ मैं। मैं नदीम साहब पे पिक्चराइज गाना सुन रही थी, काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो आज वही दिन है कि मैं समझा दूंगा। हाँ, समझ गए ना आप? ठीक। ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कोई एक्सपायरी डेट दे रहा है गवर्नमेंट की, कोई बता रहा है कि कोई आ गया है तो इसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारे मौज़ूआत आपके सामने रखूँ हस्बे मामूल, और आप हमें आसान अल्फाज में जैसे समझाते हैं तो मुझे समझ आ जाए, मैं नदीम साहब का वो गाना ना गुनगुनाऊँ। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। असल में इस हफ्ते ना बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं 3 महाज पर। एक महाज है अदालती, दूसरा माशी और तीसरा अस्करी महाज। तीनों ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा था। अदालती महाज से तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था कि रिज़र्व सीट्स पे वो जो 12 जुलाई का फ़ैसला आया, ऑपरेटिव हिस्सा उसका सामने आया था, लेकिन तफसीली फ़ैसला आना था बाकी, वो भी आ गया। उसके बाद माशी महाज पे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए ये कि IMF डील हो गई है और हमें अब पैसे मिलने जा रहे हैं। और जो अस्करी महाज पर है वो DGISI उनकी हो गई है तकर्री, वो अपना चार्ज संभालेंगे। और हैरत अंगेज़ तौर पर इन तीनों से जुड़ी खबरें 30 सितंबर के दिन को बहुत अहम बना रही हैं। 30 सितंबर के दिन को यूँ अहम के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें 63A को मुकर्रर कर दिया गया है पीर वाले दिन को, जिसे जस्टिस काजी फाइजी साहब उस 5 रुकनी बेंच को हेड करेंगे। फिर जो पैकेज है IMF से जो हमें मिल चुका है उसकी पहली किस्त का इजरा पीर वाले दिन यानी 30 सितंबर को होने जा रहा है। और नए DGI जो हैं वो भी चाहे 30 सितंबर को संभालेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर में फिर क्या होने जा रहा है। ठीक। ये महीना हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। सदर जरदारी का तो इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी है। तो तुम तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ करती हो ना स्पेयर टाइम में। कुछ सितारे घूम रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। उस दिन तो मुझे कुछ कह रही थी कि जी आपका सितारा वहाँ से वहाँ पहुँच गया। हाँ। और अगला माह आपके लिए अच्छा टॉरस के लिए बहुत अच्छा टाइम जा रहा है। अच्छा। आपने उस दिन कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं हूँगा। हाँ। तो आपको मैं कह रही हूँ आपकी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मतलब आप वैसे भी जा रहे हैं। ओके। लेकिन कोई और जा रहा है या नहीं, कोई आ रहा है या नहीं, इस बारे में अब आपसे मुझे ये जानना है कि अदालती महाज पर भी जो छुरियाँ वो काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गई हैं। अब इसमें मंसूर अली शाह जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को ख़त लिख के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर कुछ एतराज़ात उठाए। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जवाब आया। फिर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो ख़त लिखा था फैसले के अपलोड होने और वो वजाहत जो सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की, उस पर भी जवाब आ गया। देखिए ना कितने पेचीदा मामलात हैं, सो मैनी थिंग्स। लेकिन मैं आपसे सादा सा सवाल ये करूँगी कि जस्टिस मंसूर के तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में जो चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब के खिलाफ एक चार्जशीट बनाई है, रिमार्क्स भी आ रहे हैं, ख़त भी लिखे जा रहे हैं और जजमेंट्स में भी एक दूसरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इस बारे में आपकी इलेक्शन के फौरी बाद एक प्रेडिक्शन भी है, वो शामिल करें या आप मुझे जवाब दे देंगे? नहीं दिखाएं ना क्या कहा, मुझे भी याद आ जाएगा ना। याद आ जाएगा। हाँ। चलें जी, याद दहानी के लिए। हाँ। अवाम का प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है। जुडिशरी ने देखा है कि अवाम ने वोट डाल दिया PTI के लिए। अब जुडिशरी भी तो अवाम से ही है ना, तो अब जुडिशरी भी उसका भी रवैया और तब्दील होगा। पहले भी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जुडिशरी PTI के हक में थी, इमरान खान के हक में थी। अंदर क्या हालात हैं वो हमें पता नहीं है, मगर लगता है ऐसे ही है कि बहुत सा सपोर्ट है फॉर PTI रैंक एंड फाइल में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जुडिशरी भी फिर उसी तरफ जाएगी ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइसिस बढ़ सकती है अगर जुडिशरी कूद जाती है और PTI के हक पे फैसले करना शुरू कर देती है। देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स एंड देन मेरे से मत पूछे फिर क्या होगा। बेस्ट के वहाँ हम ना जाएं। मैं सितारों की चालें पढ़ती हूँ, आप समझते हैं, और ये 7 महीने पहले की आपकी बातें हैं, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आप मुझे बताइए मामला कहाँ जाके रुकेगा?
یہ معاملہ رکنا نہیں ہے، یہ معاملہ اب چلے گا۔ جس طریقے کے ساتھ چیف جسٹس صاحب اور جو چیف جسٹس بننے والے ہیں وہ صاحب کھل کے آپ ایک دوسرے کے خلاف آ گئے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا بیریکیڈز کھڑی ہو گئی ہیں اب، اور ایک طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ 6-7 ججز ہیں، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے ساتھ 4-5 ججز ہیں، اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ ہے، ان کے ساتھ گورنمنٹ ہے۔ اب اس صورت میں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو منیب اختر اور منصور علی شاہ کو شکست ہوگی، اور یہ جو لوگ ہیں ان میں سے میری یہ پیشن گوئی ہے کہ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ 7-8 لوگ سارے ہی اٹھ کے ریزائن کر دیں کسی نہ کسی سٹیج پہ اور باہر چلے جائیں، اور وہاں جا کے یہ وکلا حضرات کو اکسائیں اور کہیں کہ ایک لائرز موومنٹ چلائیں۔ اب وہ اور بات ہے کہ لائرز موومنٹ کامیاب ہو سکتی کہ نہیں، وہ اگلی بات ہم کر سکتے ہیں، مگر ابھی یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ ٹوٹ جائیں، ان کے اندر سے 4-5 چلے جائیں منصور شاہ اور منیب اختر کے ساتھ، اور 2-3 جو ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں ایک قسم کے، اور وہ ظاہر ہے نیوٹرلٹی ان دس کیس وڈ بی کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ اور باقی ججز کا ساتھ دے دیں کرٹیکل ایریاز میں، جو کہ وہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اب اگر دونوں صورتوں میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر اور ان کے قریبی جو 3-4 لوگ ہیں they will be in the dock. اب because the opposing side is very powerful. اچھا، جیسے عمران خان ریلائی کر رہا ہے on a popular movement to restore him to power، اسی طریقے کے ساتھ یہ ججز بھی شاید ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ ہم بھی کیونکہ پاپولر اوپینین کو ایکسپریس کر رہے ہیں، تو اس لیے شاید ہم اگر باہر چلے جاتے ہیں تو یہ پاپولر اوپینین ہمارا ساتھ دے گا، اور ہم بھی لائرز موومنٹ ٹائپ کو چیز پاپولر ریوولٹ ہم کر سکیں گے۔ اچھا، اب یہ بات بعد میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو I'll tell you what my view is. But at the end of the day جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا، یہ اکتوبر کے اندر ہی یہ معاملے طے ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائے گی اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائے گی، اور اگر تو شاہ صاحب رہنا چاہتے ہیں ان دا سپریم کورٹ ایون ایز چیف جسٹس، بٹ وہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر سے اس کو ہٹا لیا جائے گا۔ ہی ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو، اور نو منیب اختر اینڈ دیئر پیپل ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ہولڈ فورتھ آن کانسٹیٹیوشنل میٹرز۔ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، میں یہ اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا، میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ انڈر نو سرکمسٹانسز ول دے الاؤ this regime to be unraveled by a clutch of judges who are obviously in their eyes biased politically and under pressure from various sources shall we say. اور خان صاحب سب سے زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں، ہر روز ان کا بیان آ جاتا ہے کہ منصور، اور پی ٹی آئی والے جو امید رکھ رہے ہیں کہ جی منصور صاحب آئیں گے اور پچھلی الیکشن کی چھٹی کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو یہ ساری ریلائنس جو ہے آف پاپولر پارٹیز آن دا جوڈیشری، ان دا پاسٹ جوڈیشری اسی وقت کامیاب ہوئی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رہی ہے، مگر جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو پھر ججز کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے۔ انفیکٹ گورنمنٹ کے آرڈرز نہیں امپلیمنٹ ہو سکتے، اگر اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہے تو روک دیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا جب بھی پرائم منسٹرز نے کوئی ایسے آرڈرز دیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہوتے تھے تو گورنمنٹ ڈسٹیبلائز ہو جاتی تھی، آرڈرز فالو نہیں ہوتے تھے، اگر فالو ہوتے بھی تھے تو ہاف ہارٹیڈلی فالو ہوتے تھے، مگر پھر پرائم منسٹر کو معاف نہیں کیا جاتا تھا، پھر جوڈیشری کے ذریعے پرائم منسٹر کی چھٹی کرائی جاتی۔ تو جوڈیشری کا تو اس قسم کا رول رہا ہے۔ اب اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ، تو اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز اے پولیٹیکل gesture, not as a gesture of law and justice or constitution. یہ ایک assessment میری نہیں ہے، this is the impression, the perception outside. اچھا، اب آئیے آپ، تو I suspect کہ یہ گیم جو ہے جوڈیشری والی یہ اکتوبر کے اینڈ سے پہلے سیٹل ہو جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹ اینڈ الیکشن کمیشن یہ جیت جائیں گے، اور یہ 5-7 ججز جو ہیں دے ول لوز۔ لیکن اس تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج ہوں گے، تو اگر گیم اس طرح فائنل فیز میں داخل ہو چکی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ خبر ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی تو کوئی جوابی وار آئے گا نا، کسی نہ کسی کو تو توہین عدالت میں دھرا جا سکتا ہے۔ توہین عدالت میں آپ کو بلایا جا سکتا ہے، آپ نہیں جاتے، کیا کر لیں گے؟
सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? दिस इज़ द प्रॉब्लम कि कोई ऑर्डर जो है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सके. ऑल ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ तक जो जज हजरात चले गए हैं, मैं समझता हूँ दिस इज़ अ मिस्टेक. मैं उनके सेंटिमेंट्स को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ. अच्छा. वो बहुत हाई प्रिंसिपल्स के लिए वो समझते हैं कि वो लड़ रहे हैं, और उनके जो साथी हैं वो भी यही समझते हैं. मगर जो बेसिक परसेप्शन है हर जगह पे वो ये है कि ये सियासी मामला हो चुका है. अब ये इंसाफ जो है वो सियासी इंसाफ ढूंढ रहे हैं. और ये जब ये कहते हैं कि टोटल इंसाफ ढूंढ रहे हैं हम, तो टोटल इंसाफ का तो कॉन्सेप्ट मैंने पहली दफ़ा इस किस्म की संजीदगी के साथ सुना है कि टोटल जस्टिस. अब ये मैंने पहले भी शायद कोई एग्जांपल दिया है या नहीं दिया, मैं फिर देना चाहूँगा. हाँ, क्योंकि टाइम है आज हमारे पास गपशप मारने का. जी, लेकिन मौज़ूआत भी बहुत हैं. हाँ, कोई बात नहीं, ये दिलचस्प बात बताऊँगा. जी बताएं. जब मैं चेयरमैन था पीसीबी का, तो हमने हिंदुस्तान की बीसीसीआई के साथ एक मुआहदा किया था कि वो हमारे साथ बायलैटरल मैचेस रिज्यूम करेंगे. ये 2014 की बात है. तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया. 2015 में हमने ये मैचेस खेलने थे, पूरी सीरीज़ खेलनी थी. और उसके सारे के सारे पैसे जो थे वो पीसीबी को मिलने थे. ये कॉन्ट्रैक्ट था. और ये 2011 के बाद पहली दफ़ा थी कि इस किस्म की कोई डील हुई. अच्छा. विच आई नेगोशिएटेड. अच्छा. उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई इंडिया में. और जब ये वक्त आया खेलने का, तो बीसीसीआई ने कहा जी हमें हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही, इसलिए हम अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको नल एंड वॉइड करते हैं. अच्छा. ठीक. मेरा मौक़िफ़ ये था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. वो तो इट्स अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. आप प्राइवेट पार्टी हैं, आप गवर्नमेंट पार्टी नहीं है. और आपने एक प्राइवेट पार्टी ने हमारे साथ एक तय किया है, तो ये होगा तो हम आप फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे अदालतों के. बहरहाल उन्होंने कैंसिल कर दी सीरीज़. हम उनको अदालत ले गए, इंटरनेशनल कोर्ट. इंटरनेशनल कोर्ट में बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला आया. हमारा मौक़िफ़ ये था कि चले अगर हम मानते हैं कि अगर इनकी गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त नहीं दी तो हमें कोई एविडेंस दे दें, कोई ख़त दिखा दें, कोई प्रूफ दे दें कि गवर्नमेंट ने रोका है इनको. अच्छा, स्मार्ट. तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है. अच्छा. तो हमने कहा अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो हम आपके बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ये अदालत है. अच्छा. बातों पे तो यकीन नहीं होता. कोई एविडेंस दें. हाँ. हम तो कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट है. हाँ. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमें तो कन्वे कर दिया जाता है. अच्छा. ठीक. इशारों में. अच्छा, तो ख़त्म. जजेस ने सारी बात सुन ली. हमारा ख्याल था हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है. तो हुआ क्या, जज ने जब 3 जज थे, उन्होंने जब फैसला दिया तो इंडिया के हक़ में फ़ैसला दे दिया, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया. नॉट ओनली हमारे ख़िलाफ़, उन्होंने कहा कि ये जो खर्चे भी हैं ये भी आप ही दें. ज़ाहिर है कि यहाँ पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हुई कि आप क्यों गए थे, आपने गलत किया, पैसे ज़ाया कर दिए, ये हो गया. अच्छा. मगर बड़ी वो बात छोड़ दें आप. दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने लिखा क्या था. मैं अब वो बताने लगा हूँ क्या लिखा था, और उसका जो रेफरेंस है वो आज की पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसका मैं देने लगा हूँ. जजेस ने ये लिखा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हमने बड़े गौर से देखा है. अच्छा. एक माइक्रोस्कोप के साथ देखा है इसको. ठीक है. तो ये तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तो इधर उधर हो नहीं सकता इंडिया. फिर ये तो पक्का है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. हाँ. इंडिया ने वायलेट कर दिया. अच्छा. फिर कहते हैं कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर से देखें, हाँ, बाइनोकुलर के साथ. अच्छा. माइक्रोस्कोप के साथ नहीं. अच्छा. बाइनोकुलर के साथ देखें तो फिर बात समझ आती है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त नहीं दी होगी. ओहो. अच्छा. पहले पूरा माहौल देखा ना, बीजेपी फलाना ढिंगड़ा, वो दूर से देखा, दूर से ये भी नज़र आया, बीजेपी भी नज़र आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है. माइक्रोस्कोप में तो सिर्फ यही नज़र आएगा ना जब ऐसे करके देखेंगे. तो उन्होंने कहा कि इस सूरत में हम बाइनोकुलर के साथ जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि इन्होंने यहाँ भी वो टोटल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला है कि हम तो सारी चीज़ देख रहे हैं, इसीलिए जहाँ एप्लीकेशन भी नहीं आई सीट्स के ऊपर, अच्छा, वो भी हमने दे दी. एंड सो हम टोटल जस्टिस की बात कर रहे हैं. तो बाइनोकुलर के साथ देख रहे हैं. ये माइक्रोस्कोप जो कानून कहता है कि माइक्रोस्कोप के साथ ही कानून को देखना चाहिए, कभी भी बाइनोकुलर के साथ कानून को नहीं देखा जाता. अगर बाइनोकुलर के साथ देखेंगे तो सियासी चीज़ें नज़र आती हैं जी. और कोशिश यही होनी चाहिए कि आइन को फॉलो किया जाए और सियासत ना की जाए. हाँ. तो यहाँ भी वही हुआ है
तो अब वो सियासत क्योंकि शुरू हो चुकी है आयशा, और काफ़ी संजीदगी के साथ सारी जो पार्टीज हैं वो सियासत कर रही हैं। पार्लियामेंट भी सियासत कर रही है, उसका तो काम है EC भी सियासत कर रहा है जी गवर्नमेंट तो लीड कर रही है सियासत। जी। तो ये है टोटल सियासत। अच्छा, अब टोटल सियासत में शिकस्त किसकी होगी ये आप मुझे और हार बताएं, किसकी और जीत किसकी होगी? बेनिफिशियरी कौन होगा? बेसिकली सियासत के अंदर पावर, हाँ। जिसके पास पावर है वो कामयाब होता है। जिसके पास पावर नहीं है या कोशिश कर रहा है पावर लेने की, वो अगर कामयाब नहीं होता पावर लेने में तो वो फेल हो जाता है। इस वक्त सारा पावर जो है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ एक पोटेंशियल पावर है। अगर वो पावर निकलता है बाहर और एक्सप्लॉइट किया जाता है तो पावर बहुत बड़ा है, वो है अवाम। ठीक है। मगर अवाम इस वक्त क्या खान साहब के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है या सिर्फ वोट डालने के लिए तैयार है? ये $100 मिलियन क्वेश्चन है जी। और लगता है ऐसे ही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बिखरा हुआ है और सियासी जमातें भी बिखरी हुई हैं, उनका सपोर्ट बेस भी बिखरा हुआ है, लगता है ऐसे है कि लॉयर्स मूवमेंट या और किसी किस्म की मूवमेंट जो खान साहब कोशिश कर रहे हैं ये नहीं चलेगी। ठीक है। ये भी डिवाइड हो जाएगी और जो कि पहले मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जैसे हुआ था वो नहीं होगा। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, वो फिर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे कि वाई लॉयर्स मूवमेंट विल नॉट टेक ऑफ इन द सेंस ऑफ अ कंप्लीट अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट टू नॉक देम आउट एंड मेक द जुडिशरी द किंग मेकर। मैं नहीं समझता वो होगा। फवाद चौधरी साहब ऐसे इशारे भी दे रहे हैं कि ऐसी शायद तैयारियां, इसको धमकी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ होता है तो आईनी अदालत के लिए बहुत ज़्यादा जुती हुई पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दिखाई दे रहे हैं। ये पुराने ज़ख्म हैं जो याद आ रहे हैं या आईनी अदालत का क़याम वाकई इस वक्त नागुज़ीर है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने बहुत सफ़र किया है अदालतों के हाथ में, क्योंकि अदालतें उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी जी। और इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भुट्टो साहब के ज़माने से है एज एन इंस्टीट्यूशन। वो मजबूरी थी कि मोहतरमा को लाना पड़ा, मगर कोई मजबूरी नहीं थी, फैसला था कि निकालना है इनको। वो आ तो चली गई बिकॉज हालात ऐसे थे, वो आना पड़ा उनको, मगर फिर निकाल दिया साजिश के तहत। ऐसी मियाँ साहब का भी यही था, लाना, वो लेके आए उनको मगर निकालना पड़ा क्योंकि कोई मसला बन गया था। तो ये चलता रहा। फिर जब ये फैसला हुआ कि जी ये दोनों जो हैं हमें फेल कर गए हैं, कोई जब भी लेके आते हैं फिर हमें आंखें दिखाते हैं, तो बेहतर ये है कि अपना थर्ड पार्टी बनाई जाए और ऐसा बंदा लेके आया जाए जिसको आवाम भी तस्लीम करे और हम भी तस्लीम करें और वो हमें भी तस्लीम करे और उसके साथ हम काम कर सकें। तो वो खान साहब को इन्होंने चुना। अब वो चुना तो ठीक था, ले भी आए उनको रिक कर के, मगर फिर वो आके फंस गए ना। वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए जैसे हर सियासतदान के साथ होते हैं। आज तक कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो आके किसी लॉन्ग पीरियड के लिए एक बन गया हो। जो बंदा इलेक्ट होके आता है ना, राइटली और रॉन्गली, रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए या नॉन रिग्ड के लिए, जिसकी कंस्टिट्यूंसी होती है या प्रोविंशियल कंस्टिट्यूंसी होती है, ये लोग एट द एंड ऑफ द डे वो फिर अपनी बात तो करवाना चाहते हैं ना, दे पॉलिटिशियंस। वो ऐसे तो नहीं आते लेट, सपोर्ट बेस पे उनको जोम हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर एट दैट स्टेज नाउ एंड PTI इज़ एट द रिसीविंग एंड एंड आई थिंक जुडिशरी जो है, अगर वो सियासत ही उन्होंने करनी थी तो थोड़ा सोच समझ के करते। सियासत में भी what is politics? Politics is the art of the possible. Politics is not the art of the impossible. Politics is the, अगर आपने art of the impossible करना है तो then you're a revolutionary. फिर आप रियासत को overthrow करने आते हैं, फिर आप कुछ और करते हैं, ठीक है। फिर violence जो है is part of the theory of revolution. कोई इनकलाब तशद्दुद, लड़ाई झगड़े, खून खराबे के साथ के बगैर नहीं आया। आप एक तरफ कहते हैं हम आइन को आइन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आइन तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता इनकलाब की। तो अगर आपने आइन को ओवरथ्रो करना है तो फिर इनकलाबी बने, मगर खान साहब उस किस्म के इनकलाबी नहीं है, ना ही ये जो PTI के जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो इनकलाबी हैं। यहाँ सिर्फ लड़ाई ये हो रही है कि PTI कहती है जैसे फ़ौज ने हमें अपनाया था फिर एक दफ़ा अपना लें बस। और वो फ़ौज अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है। और वो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय। तो अब वो कहते हैं खान साहब को कि तुसी बैठो जिते बैठे हो या 5 साल इंतज़ार कर लो। बाकी लोगों ने भी तो बड़े इंतज़ार किए ना। खान साहब कहते हैं मैं यार उन्हें 70 तो उत्ते निकल गया तो मैं हूँ कितनी और देर इंतज़ार करा। तो इस किस्म के इशूज़ चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन कुछ लोग इसे ज़्यादा बड़ी तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। जो अब तब्दीली आई उसके क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, और भी बहुत से मामलात इससे जुड़े भी, IMF से जुड़े भी, एक ब्रेक के बाद।
शो में एक बार फिर खुश आमदेद। मैं चाहती हूँ कि जुडिशरी से मुतालिक और भी जो बहुत सी चीज़ें हैं वो आपके सामने इसलिए रखूँ क्योंकि ये लड़ाई पब्लिक में आई है। अब जो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह को, उन्होंने उन्हें एड्रेस किया है माय डियर शाह साहब के तौर पर, और फिर वो कह रहे हैं कि जो भी आप लेटर लिखते हैं या बात करते हैं वो जर्नलिस्ट के पास पहले आ जाती है, तो इसीलिए मैं भी जवाब पब्लिक में ही देने पर मजबूर हुआ हूँ कि जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो सबके सामने उनका जवाब आए। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर के कंडक्ट के हवाले से जो उन्होंने 11 निकात उठाए हैं उसको लेकर मीडिया में ये बात हो रही है कि इस पर तो एक जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है। क्या जस्टिस मुनीब इन एतराज़ात का जवाब देंगे या उनके खिलाफ रेफरेंस जाएगा? ये प्रेडिक्शन तो चाहिए। नहीं, देखिए, जज चीफ जस्टिस साहब ने अपना जवाब तो दे दिया। मैंने मंसूर अली शाह साहब का भी ख़त पढ़ा था जी, और इनका भी पढ़ा। इनके ख़त के अंदर बड़ा वज़न है, बड़ी किस्म की इन्होंने बातें की हैं, इसलिए ये अब बात शुरू हो गई है कि ये तो एक रेफरेंस बनता है मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ। मैं नहीं समझता कि वो रास्ता लिया जाएगा। अच्छा, ना, वो रास्ता बड़ा लंबा है, उस रास्ते में बड़ी घसीट है, ये है वो है और गंद है, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक, वो नहीं रास्ता लिया जाएगा। उससे पहले मामले तय हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा ये मामला। अच्छा, तो ये जो है ना कि जी आप रेफरेंस के लिए, वो मैंने देखा है 1-2 ट्वीट्स आई हैं कि फलाने एडवोकेट जो हैं वो अब एक रेफरेंस फाइल करेंगे वगैरह, और ये एक बेस बन जाएगा एज रेफरेंस। वो कर सकते हैं, शायद कर भी दें, मगर क्या मुनीब अख्तर साहब की छुट्टी उस रेफरेंस के ज़रिए करवाई जाएगी? नो। अच्छा, उससे पहले ही और रास्ते बड़े हैं, इम्पॉसिबल हो जाएगा और वो ये फारग हो जाएंगे सारे। अच्छा, आपने बड़ी मुबहम बात नहीं, कर मैं दी। इसलिए कह रहा हूँ, कहते मुझे अफसोस इस बात का आ रहा है कि हमें यहाँ हम पहुँच गए हैं। इस नहज पे नहीं आना चाहिए था कि कि हम इस किस्म की ज़ाती इश्यूज जो हैं वो खड़े होने शुरू हो गए। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ आयशा, जी, ये 2 जज हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था। कौन कौन से? एक काजी साहब और एक शाह साहब। अच्छा, मैं दोनों से बड़ा मुतासर था कि कुछ असूल उनके ऊपर खड़े होते हैं, अच्छा, और दे विल नॉट बी प्रेशराइज्ड। मगर काजी साहब भी अंडर प्रेशर, अब कुछ असूल छोड़ दिए उन्होंने, अंडर प्रेशर आ गए हैं, और शाह साहब का भी बिल्कुल वही सिचुएशन है। और इसलिए मेरी अगर आप पूछें तो अब वक्त आ गया, आई थिंक वी नीड, अगर इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट चाहिए आपको तो वी हैव टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। बिकॉज देखिए, हम ये नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बन जाए जो कि हर बात इस्टेब्लिशमेंट की उसके ऊपर मोहर लगाए, या हर बात जो है एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की हर बात के ऊपर मोहर लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी ए बैलेंस, रिस्टोरिंग द बैलेंस, एक्सेसेस को रोकने के लिए, और एक्सेसेस हर पावर सिचुएशन में होते हैं। मगर ये सुप्रीम कोर्ट अब उधर नहीं जा रहा, ये बाई पार्टिसन नहीं रहा, मेरिट के ऊपर चीज़ें नहीं एग्जामिन कर रहे। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ये सस्टेनेबल नहीं होती। तो मैंने इसीलिए कहा कि अब मैं कुछ और कह दूंगा तो बहुत ही शोर पड़ जाएगा। आई वुड बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड, स्टन्ड अगर इफ द 3 टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑल सर्वाइव। अब ज़्यादा नहीं पूछना आपने मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी some of them may think they will survive, some of them may think they will be the next chief justice, some of them they think that मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो 3rd chief justice बनूंगा and so on. I don't think ये situation होगी। I think there will be betrayals, power plays and surprises। इन 3 लफ्ज़ों के साथ आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया मैच को जो अक्टूबर में होने जा रहा है, लेकिन उसमें वाज़े हो जाएगी, पिक्चर वाज़े हो जाएगी। अब 63A पे चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि जब भी कमेटी का इजलास होता था तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनकी वजह से मसाइल होते थे। 63A को फिक्स कर देना मंडे के लिए ये जाहिर करता है कि वो इन अ वे उसको रिव्यू कर लिया जाएगा। नॉट ओनली रिव्यू कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के हक में फैसला आएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद आईनी तरमीम का जो मामला है वो कदरे आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए। लेकिन प्रेडिक्शंस ये आ रही हैं कि 30 अक्टूबर तक ये हुकूमत की, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। PTI के रहनुमा ये कहते हुए पाए जा रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत आईनी तरमीम पास नहीं कर सकती। आपके भी यही ख्याल है? नो। अच्छा, ये हुकूमत रहेगी? नहीं, देखिए, हुकूमत रहेगी। अच्छा, बात ये क्यों आ रही हैं ऐसी बातें? हाँ, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ लिंक करूंगा, कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं, शायद आप उधर जाना चाहेंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मगर अभी आप एक नया DG ISI भी अपॉइंट होने जा रहा है। जी, हो गए?
हो गए ना। 30 को बस 4 संभालेंगे, नाम तो आ गया सामने। तो उनकी अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है जी। और उसका ताल्लुक भी आपके सवाल के साथ है, क्योंकि क्या उनके आने के साथ कोई नई पॉलिसीज़ होंगी या पुरानी पॉलिसीज़? हाँ, ये मेरा सवाल था बिल्कुल। तो वो कोई ये नहीं की जा रही थी कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी तो रोकना पड़ जाएगा और हर किस्म के रास्तेंगे। तो जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं इन चीज़ों में, वेदर डीलिंग विद द जुडिशरी, whether dealing with the political parties, सब ने they all failed at one level or another। और बात है रियर गार्ड एक्शन में बचाव हो गया कोई लास्ट मिनट में, मगर बेसिकली जो असेसमेंट थी कि इलेक्शन किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी वो तो गलत निकली ना। फिर इसलिए भाग दौड़ करनी पड़ गई राइट एट द एंड, जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस निकल आए, बहुत से इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं एजेंसियों के ऊपर। तो आई वोंट गो देयर, बट दीज आर सीरियस मैटर्स and the new army chief is a very serious man. He's a straight guy, he's a serious man, he's upright, make no mistake about that. Okay. तो sooner or later उन्होंने एक्शन लेना ही लेना था। अच्छा। अब लोग परेशान थे कि इतनी एक्शन लिया क्यों नहीं, कोई इलेक्शन को हुए कुछ अरसा हो गया, बट मैंने यही कुछ पेशन गोई की थी। सुनवा दें वो आप वो सुनवा दें, जब मैंने कहा था कि 3 लोग इधर उधर हो जाएंगे, तो अब जो सूरत हाल है उसमें 3 लोग ही हो रहे हैं ना इधर उधर। एक तो हो रहे, बाकी कहा था वो सुन लेते हैं। एक तो हो गया जी, दूसरे की भी 2 की तो होगी ना अनाउंसमेंट, एक उधर से इधर आ रहे हैं, एक फारग हो रहे हैं, जी जी। तीसरा एक रह गया ना। तो मेरी ये पेशन गोई थी कि तीनों अलविदा काफिला। चले वो लफ्ज इधर उधर नहीं ना करते, आपने क्या कहा? सुना दें, बता दें मैंने क्या कहा था। आपने तो कहा था ना वो क्या 2 लोगों की बात, बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो अब अगर बारासिंगा और लूमड़ में से एक इधर उधर हो जाएगा तो ये ऐन मुमकिन है दूसरा भी इधर उधर हो जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल बैलेंस रखना है ना, क्योंकि जो नए साहब जो आएंगे वो फिर अपनी टीम लाएंगे ना, तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ भी कुछ तब्दीली हो जाए। तो मतलब है कि आप समझें कि 3 टॉप पोस्ट इधर उधर होने की तैयारियां शायद हो रही हैं या हो जाएंगी। उसके बाद फिर सियासी मंजरनामा नया प्लान डेवलप होगा ना, क्योंकि ये प्लान जब नए बनते हैं तो फिर नए लोग बनाते हैं, पुराने लोग तो बनाए हुए होते हैं प्लान्स, वो या फेल हो गए होते हैं या कामयाब रहते हैं। अगर कामयाब है तो उनको रखा जाता है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर उनको इधर उधर कर दिया जाता है। तो ये जो इलेक्शन हुई है ये कोई खास कामयाब इलेक्शन तो नहीं थी ना। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम देना था, अब वो टाइम शाइम हो गया है, अब कुछ लोगों को इधर उधर करना है। बस लीव इट देयर। जब वो हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये सख्ती होने जा रही है और या कोई नया प्लान बन रहा है जो कि तब्दीली और किस्म की होने जा रही है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं तबसरा करूँगा, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी रहती तब्दीली कोई? आपने ये 24 मई को प्रेडिक्ट किया था, 3 माह के बाद ये चेंज आया, आ गया ना। अब 2 का तो पता चल गया, तीसरा भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा। 3 की बात की थी। अगली बात ये कि अब पॉलिसी कैसे तब्दील होगी। देखिए मैंने हिंट तो बता दी है, जो लोग पावर में हैं वो कहते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इनको टाइट करना है। जी जी। तो जो नए साहब आए हैं, पार्ट ऑफ द जॉब विल बी टू सीज इनिशिएटिव अगेन, बिकॉज वो सारा ख़त्म हो गया ना इनिशिएटिव। वो जो लोग घूमते फिरते थे, जजेस को मिलते थे, से सारे फारग हो गए। तो अब एक नया सिलसिला बनाना पड़ेगा कि गेट कंट्रोल ऑफ द जुडिशरी अगेन। अब कामयाब होंगे या नहीं होंगे इज अ सेपरेट मैटर, बट क्योंकि दूसरी साइड बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिवाइड भी हो चुकी है, इसलिए इट माइट नॉट बी सो डिफिकल्ट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, क्या मरीम नवाज़ की हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सर्वाइव करेगी कि नहीं। अगर आप देखें तो इनकी क्या कामयाबियाँ हैं और क्या फेलियर्स हैं, क्योंकि जो लोग इनको छुट्टी कराना चाहेंगे वो सामने रखेंगे ना बैलेंस शीट। जी जी। बैलेंस शीट में ये है कि पहली बात तो ये है कि दे हैव सक्सेसफुली गॉट द IMF प्रोग्राम। अब वो और बात है कि वो ये कहेंगे कि जी ये तो हमारे बंदे ने, औरंगज़ेब साहब ने ये किया है, तो प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें, ये नून लीग वालों ने क्या किया है, ये तो आर्ग्यू भी नहीं, सारा हमने भी हमने ही करवाया है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है और वो यकीन रखते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कारस्तानी नहीं है, कोई तीर नहीं मारा शहबाज शरीफ साहब ने या इनके लोगों ने तीर मारा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने मारा है, और जो वो लोग हैं जिनको हमने अपॉइंट किया, तो ये तो फिर ये प्लस पॉइंट शहबाज शरीफ का नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी चीज़ आई है कि फिर शहबाज साहब का और कौन सा प्लस पॉइंट है। हाँ। वो ये है कि हर बात हमारी मानी उन्होंने, मगर डिलीवरी नहीं दी। ठीक है ना, डिलीवरी क्या देनी थी, पार्लियामेंट को कंट्रोल करके रखना था जी। ऐसे ही है ना, पार्लियामेंट तो इनसे कंट्रोल नहीं हुई। अगर कोई कंट्रोल कर रहा है थोड़ी बहुत तो वो आसिफजदारी कर रहा है, लेन देन ये वो वाला, ये नून लीग वाले तो इनको नहीं करना आता। और शहबाज साहब तो उसी तरीके से चला रहे हैं जैसे एक ब्यूरोक्रेट चलाता है,
मगर यहाँ के जो मामले हैं दे आर मच मोर देन रनिंग अराउंड कटिंग रिबन्स. तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो कारस्तानी है उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं कि आर दे कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व द क्राइसिस. डे टू डे तो ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं या कोशिश करते हैं, मगर डिलीवरी नहीं हो रही. किस पे डिलीवरी? जजेस पे नहीं हुई. IMF पे हुई है मगर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली इनके बंदों ने की है. और अगर मौका मिलता तो मियां नवाज शरीफ साहब का इतना प्रेशर था कि शायद वो ऐसे इकदाम कर देते जिसके साथ IMF फिर नाराज़ हो जाती. तो मियां साहब तो चाहते थे ना कि इतने रिलीफ मिले ना आवाम को, ज़्यादा प्रायोरिटी. तो मतलब है कि तो मैं समझता हूँ शहबाज साहब को तो कोई ख़ास ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर. अलबत्ता पसंद बड़ा करते हैं बिकॉज वो जी हजूरी है एंड ही इज़ फाइन एज फार एज दैट इज़ कंसर्न. मगर क्या एनी ब्रेक थ्रू दैट ही इज़ डन? आई डोंट थिंक सो. अगर होती तो फिर SIFC ना होती, औरंगजेब साहब ना होते एंड सो ऑन. अब बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भाग दौड़ बड़ी है. मौलाना को भी कन्विंस नहीं कर सके. एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट मौलाना को भी कन्विंस नहीं कर सकी. तो अब मौलाना कैसे कन्विंस हुए? क्या मोहसिन नकवी साहब ने जाके जादू किया और कन्विंस हो गए हैं? ये बात की बात है, मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, मगर आप अंडर एस्टिमेट ना करें. मोहसिन नकवी इज़ वेरी परसुएसिव. आगे आइए आप, लेट्स मूव फॉरवर्ड. मरियम नवाज शरीफ. मरियम नवाज शरीफ जो है वो बड़े क्लोज राब्ते में थी विद हेड ऊपर. ठीक है. और उनकी हर हदायत हर बात को वो समझती थी और इम्प्लीमेंट करती थी. उनका यही ख्याल था कि दैट्स वेयर द पावर लाइज, सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे क्लोज. एंड शी डिड अ गुड जॉब. और उन्होंने कोई यहाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं की. पंजाब गवर्नमेंट जो थी, इट हैजंट डन अ सिंगल कंट्रोवर्शियल थिंग. अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं तो वो पुलिस ने की हैं, और सबको पता है कि उसके अंदर पुलिस इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर, द पुलिस इज़ रिस्पॉन्डिंग समवेयर एल्स. ठीक है. तो इसलिए मैं समझता हूँ मरियम के जो मार्क्स हैं दे आर हायर इन द एस्टैब्लिशमेंट्स आइज देन दोज ऑफ शहबाज शरीफ साहब. शहबाज शरीफ साहब की अनफॉर्चुनेट नेगेटिविटी ये है कि वो फंसे हुए हैं बेचारे. एक तरफ एक पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ एक पावरफुल भाई है. मियाँ साहब छोटे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वेरी डिफिकल्ट, बट ही इज़ केप्ट हिज डिग्निटी एंड ही इज़ केप्ट गोइंग. इसका क्या मतलब लूँ मैं कि ब्राउनी पॉइंट्स नहीं है फिर भी? नहीं, वो लगे हुए हैं ना, लगे हुए, कोशिश तो जारी है. ठीक है. और उन्होंने किसी चीज़ पे नाराज़ नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट को. अच्छा, ठीक. ये भी बड़ी बात होती है, ये प्लस पॉइंट हाँ, ये प्लस पॉइंट है. तो रिलायबल है. मगर डिलीवरी वो जो टीम उन्होंने इकट्ठी की है ना, वो डिलीवरी नहीं दे रही. अब वो टीम की क्यों कैसे इकट्ठी की, किसमें कौन कौन से प्रेशर्स थे? पीपल्स पार्टी का प्रेशर भी था, भाई का भी प्रेशर था, और लोगों के भी प्रेशर थे. और फिर वो उनका अपना एक तरीका है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर कम करते हैं. डूअर है ना, वो काम करना चाहते हैं. काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है. सियासतदान तो गपशप मारते हैं और आगे पीछे होते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं, पीछे चाकू लिए होते हैं, एंड सो ऑन. चाले चलते हैं. चलते हैं. तो शहबाज साहब डजंट लाइक दैट. वो कम करिए इसे. अच्छा, अब ऑप्शन क्या है इनके लिए कि अगर इनको फारग करते हैं तो मरियम को फारग करने के साथ क्या मिलेगा इनको? किसको लाएंगे यहाँ? कोई है ही नहीं कोई. ठीक है ना. इस्लामाबाद में अलबत्ता पीपल्स पार्टी, हाँ, बिलावल, वो उन्होंने बिलावल को अपना चाल चला दी है. वो अब बन रहा है, वो फॉरेन मिनिस्टर से आगे निकल गया है. वो अब उसने कह दिया है, अब सारी डिबेट जो हो रही है ऑन सुप्रीम कोर्ट, वो बिलावल ने खींच ली है. वो शहबाज साहब के मुंह से कुछ नहीं निकल रही. नून लीग कुछ नहीं कह रही. सारी बात जो है वो बिलावल कर रहे हैं कि हम केयर टेकर वो लाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये करेंगे वो करेंगे. तो सारा जो डिबेट है वो तो बिलावल ले गए. और ये सोची समझी, ये आसिफ ज़रदारी का चलो जी बटन दबाया, बिलावल शुरू हो गया. अब सारी हेडलाइंस एवरीडे बिलावल ले रहा है. तो बिलावल इज पोजीशनिंग हिमसेल्फ कि अगर फैसला ये होता है कि गवर्नमेंट यही रहेगी PTI की और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, और शहबाज शरीफ साहब को कहना है खुदा हाफिज, तो फिर बिलावल जो है, जब हम हैं, बिलावल माइट बी एबल टू डिलीवर बेटर. बिकॉज बिलावल का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एक तो है जो वालिद साहब मास्टर, तो मास्टर का ट्यूटर जो है वो फिर कुछ ना कुछ तो बेहतर सियासत करेगा ना. एक दूसरी बात ये कि बिलावल इज़ वेरी आर्टिकुलेट, बिलावल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बिलावल इज़ चार्मिंग. Bilawal has got all these other qualities, intelligence, charm, and also reasonable. तो मैं ये समझता हूँ कि only if the establishment thinks कि
बिलावल इज़ अ बेटर बेट जी दैन द नून लीग, शहबाज साहब, तो देन दे माई थिंक ऑफ इट। मगर उसका जो काउंटर है वो बड़ा ख़तरनाक है। क्या? काउंटर ये है कि मियां नवाज शरीफ कैन से कि देयर इन दैट केस आप पीटीआई के साथ हुकूमत बना लें, हम नहीं बैठेंगे हुकूमत में। क्या बात है। तो देखिए ना, ओके। फिर भाई और भाई लोग के गेम जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं होगी। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये फिर- दूसरा कार्ड उनके फिर हाथ ये है कि हाँ। काउंटर के लिए कि अगर आपने यही करना है जी तो फिर आप पीटीआई और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना लें, हम नहीं करेंगे। मगर पीपल्स पार्टी जो है वो पोजीशनिंग कर रही है। ठीक। यहाँ मरियम को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया हाँ, है वाइस गवर्नर चांसलर, ऑन द गवर्नर्स इशू, ऑन द वाइस वाइस चांसलर चांसलर इशू। उधर बिलावल साहब जो है उन्होंने जुडिशरी को टेक ऑन कर लिया उसके और वो कह रहे हैं मैं स्टीयर करूँगा सारा कुछ। ठीक है। तो मैं समझता हूँ इट्स इंटरेस्टिंग कि ये सारी चीज़ें एक वक्त अक्टूबर में सेटल हो जाएंगी। सेटल हो जाएंगी, लेकिन किसके हक में होंगी वो आप ये मैंने आपको बता दिया बैलेंसेस कैसे चल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस तब्दील भी हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हाँ, लेकिन इससे में मियां नवाज शरीफ साहब को जैसे आपने याद किया, उन्होंने सुफरा से अहम मुलाकातें भी की हैं। फिर दूसरी तरफ ये दिया जा रहा है कि वो एक गैर मुल्की सफ़र पर जा रहे हैं जो पहले डिले कर दिया गया था। वो लंदन जाने का इरादा रखते हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में। दूसरी तरफ आईनी तरमीम का भी उसी अरसे में जब मरहला दरपेश होगा तो उनका वोट अहमियत का हामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ सोच के किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत लब सी रखे हैं। क्या है मामला, ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब इस सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं आपसे बात करने के लिए। असल में सितंबर जब शुरू हुआ तो ये खबरें गर्म थीं कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे और इमरान खान साहब ने भी इसका इंदिया दिया था कि सामान वगैरह उन्होंने कुछ पकड़ना है, उसके बाद वो चले जाएंगे। और फिर पीटीआई ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई वो वापस ही नहीं आएंगे। उस वक्त आपने भी ये खबर दी थी, लेकिन उस वक्त आप भी जा रहे थे, आप भी नहीं गए, नवाज शरीफ साहब भी नहीं गए, और अब ये खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले मेरे बारे में क्या खबर है? जी, आपके बारे में क्या खबर है? आपके बारे में खबर है कि आप भी लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या कहूँ आपको? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये चेकअप, मेडिकल चेकअप के लिए ये निजी नौयत का दौरा है लंदन का, क्योंकि आपने जर्मनी जाने की खबर दी थी मियाँ साहब के, तो वापस आएंगे मियाँ साहब या वहाँ स्टे का इरादा? देखिए, मैंने ये कहा था कि इनका जो साहिबजादे हैं हुसैन, वो जर्मनी जाना चाह रहे हैं एक ट्रेड फेयर के ऊपर जी। वो उनकी स्टील मिल को अपग्रेड कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया में। इसी सिलसिले में मियाँ साहब और हुसैन गए थे चाइना एक बहुत बड़े ट्रेड फेयर के ऊपर। याद है आपको? वो 4-5 दिन के लिए बड़ी यहाँ स्पेकुलेशन होगी कि खुफिया मीटिंग सियासी है, कुछ नहीं था। इट वॉज अ प्योर पर्सनल ट्रिप। मियाँ साहब को शौक है इन चीज़ों का, तो वो और हुसैन ने कहा था मेरे साथ चले गए। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इसी किस्म के ट्रेड फेयर एक और भी हो रहा है जर्मनी में, तो शक ये था कि मियाँ साहब उधर भी जाना चाहेंगे। और उन्होंने एक आध जगह पे मैंने सुना है कि ख्वाहिश भी की थी कि शायद मैं चला जाऊँ, जहाँ से ये बात फिर मैंने पिकअप कर ली कि शायद वो चले जाएँ वहाँ, और लंदन जाने का प्लान नहीं है। अच्छा। मगर अब वो जाहिर है कि अगर मियाँ साहब अपनी प्रोग्राम तब्दील कर लें तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि तब्दील हो गया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो तब्दील होते रहते हैं, सीटें कैंसिल होती रहती हैं। तो अब अगर आप मुझे पूछें कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है, हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको थोड़ा सा शौक दिलवाता हूँ कि अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही, तो शायद मैं पहली दफ़ा कहने वाला हूँ कि मियाँ साहब अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका भी जा रहे हैं या अमेरिका ही जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा। उनका बड़े कोई करीबी दोस्त हैं जो वफात पा गए। अच्छा। और मियाँ साहब ने सोचा कि मैं अमेरिका का चक्कर ला लूँ, ताज़ियत भी कर लूँ और थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है 3-4 दिन के लिए वो अमेरिका भी जाएंगे अब। अच्छा। और शायद शुरू में स्ट्रेट अवे अमेरिका ही चले जाए, ना जर्मनी जाए ना लंदन जाए। वापसी के ऊपर मेरा ख्याल है कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा लंदन ना जाना। अच्छा। वापसी में। अच्छा अच्छा। तो इट इज़ पॉसिबल कि ऑन द वे बैक वो शायद 2-3 दिन के लिए लंदन रुक जाएं अपनी मेडिकल के लिए, अगर उनका ख्याल है कि ज़रूरी है। तो ये इस वक्त जो लेटेस्ट खबर जो है वो यही है कि ही इज़ गोइंग टू अमेरिका फॉर अ फ्यू डेज़। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, इट्स प्योरली पर्सनल। और फिर उसके बाद ही मे गो टू लंदन अगेन, प्योरली पर्सनल। एंड मेरा ख्याल है जर्मनी का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया अब। अच्छा। हाँ, तो ये सिचुएशन है। अच्छा, अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात भी इन्हीं दिनों में हुई? हाँ, उससे बड़ी देखिए उसकी डिटेल्स तो नहीं पता चल सकी जी, मगर मरियम साहिबा ने
ایک بہت جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ بات کر دی, وہ اس کا کلپ بھی ہے. ہاں وہ چائنا کے سفیر کی بابت بات کر رہی تھی شاید. مگر نہیں, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب نے جو ملاقات کی ہے, ایمبیسڈر نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ اتنی انسٹیبلٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ پوچھ رہے تھے سوال. ظاہر ہے لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں. تو میاں صاحب نے اکارڈنگ ٹو مریم جواب یہ دیا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, ہم نے ساری عمر یہی دیکھا ہے پاکستان کے اندر, اس قسم کی انسٹیبلٹی رہتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے, تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ ہی آپ کے لیے کوئی نئی بات ہونی چاہیے, سب کچھ انڈر کنٹرول ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو امریکہ جا رہے ہیں میاں صاحب اور پھر لندن بھی رکیں گے, تو آپ کا بھی ساتھ ہی پلان ہے, آپ بھی امریکہ جا رہے ہیں؟ نہیں, میں اب میرا کیوں اتنی اہمیت بن گئی یار؟ مطلب آپ کا دورہ پہلے ایکسپیکٹڈ تھا, وہ میاں صاحب کا ملتوی ہوا تو آپ کا بھی ملتوی ہوا, اس لیے شک ہوتا ہے. میاں صاحب لندن ابھی نہیں جا رہے. اچھا, تو میں جا رہا ہوں. آپ جا رہے ہیں؟ ہاں میں جا رہا ہوں. اچھا, لندن نہیں جا رہے ہیں؟ تو اگر میاں صاحب لندن آئے تو پھر میری ملاقات وہاں بھی ہو جائے گی ان سے. اچھا, ظاہر ہے بہت سے لوگ ملیں گے, ہم بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. آپ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے, اچھا نہیں نا, کشتی میں ساتھ بیٹھتے ہیں. اچھا تو خیر نہیں, ارے یار وہ کشتی میرے گلے پڑی ہوئی ہے. یہ گلے کیسے پڑی, یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. کسی دن ہم سیٹھی صاحب سے یہ بھی جانیں گے, لیکن وقت ختم ہونے کا میرا پروڈیوسر صاحب کی جانب سے میں آئی ایم ایف کے اوپر ایک بہت اہم سوال سیٹھی صاحب سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آئی ایم ایف ڈیل میں جب بھی رکاوٹ پیدا ہوئی, کہا جاتا تھا کہ کچھ شرائط جو ہیں وہ چین سے متعلقہ ہیں, اور اب وزیر اعظم پاکستان کی یہ بات کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی, کچھ کا تعلق چین سے تھا, اس میں میرا بہت انٹرسٹ ہے. یہ سوال میں سیٹھی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے وزیر اعظم پاکستان کی, اور چین نے کیسے تعاون کیا آئی ایم ایف ڈیل کے حصول میں. یہ سب سوال آپ سے آنے والے پروگرام میں ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. اجازت دیں.